वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल महाराणा प्रताप जी के बारे में है। 9 मई को हर साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। इनका जन्म 1540 ईडी में हुआ था और 56 वर्ष की आयु में 1597 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शिकार करने गए हुए थे, उसी दौरान घायल हो गए थे और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, लोकेशन देखिए मेवाड़ की। यह है इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान और राजस्थान में बिल्कुल सदर्न पार्ट में आपको यहाँ पर मेवाड़ मिलेगा और यह है उदयपुर सिटी। इसका भी जिक्र आएगा। बात करते हैं प्रताप सिंह जी के बारे में। प्रताप सिंह, जिन्हें पॉपुलरली महाराणा प्रताप के नाम से पुकारा जाता है, राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे। उदय सिंह सेकंड के सबसे बड़े बेटे थे। ये वही हैं जिन्होंने उदयपुर को फाउंड किया था। लोकेशन मैप में हमने देखी, यहां पर है उदयपुर। उदय सिंह सेकंड ये वही राजा हैं जिन्हें बचाने के लिए धायमा पन्ना ने अपने बेटे चंदन को सैक्रिफाइस कर दिया था। इसे इतिहास के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बलिदानों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। महाराणा प्रताप जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 18 जून 1576 को इस लड़ाई को लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर की फोर्सेस के बीच में। अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहे थे मान सिंह फर्स्ट, जो कि आमेर के शासक थे। ऑल्दो इस लड़ाई में मुगल जीत जाते हैं, लेकिन वो महाराणा प्रताप जी को कैप्चर नहीं कर पाते और यही कारण था कि उन्होंने वापस से जो मेवाड़ था उसे रिकवर कर लिया था। देखिए, मुगल प्रेशर एक्चुअली में 1579 के बाद मेवाड़ के ऊपर काफी ढीला हो गया। इसका रीजन ये था, बंगाल बिहार में रेबेलियन होने लगे थे, तो कंसंट्रेशन जो अकबर का था वो उधर चला गया। इस सिचुएशन का फायदा उठाया महाराणा प्रताप जी ने और उन्होंने वेस्टर्न मेवाड़ को रिकवर कर लिया, इंक्लूडिंग कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंडा। उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल भी बनाई चवन में, जो कि वर्तमान के दुर्गापुर में है। जब भी नाम महाराणा प्रताप का आता है तो उनके घोड़े चेतक का नाम जरूर से आता है। आपने ये लाइनें जरूर से सुनी होंगी, रणबीर चौखड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में पार्टिसिपेट किया था। माना जाता है कि बहुत ही फुर्ती के साथ उसने युद्ध में राणा प्रताप को कई सारे हमलों से बचाया और जब वो अंतिम समय में युद्ध के मैदान से बच के निकल रहे थे, मुगल आर्मी ने उनका पीछा किया था। सामने एक बहुत बड़ा नाला था जिसकी चौड़ाई 22 से 25 फीट बताई जाती है। मुगल सोल्जर्स को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी लंबी छलांग लगा पाएगा, जबकि इसका एक पैर पूरी तरीके से डैमेज था। सरप्राइजिंगली इसने एक जंप में उस पूरे नाले को क्रॉस कर दिया। काफी दूर तक ये राणा प्रताप को लेकर गया सेफली, उसके बाद जाके गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। ये तो बात रही चेतक के बारे में। बहुत कम लोगों को पता है कि राणा प्रताप जी का एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राणा प्रताप जी को बचाते हुए उसने 2 मुगल एलिफेंट्स को जान से मारा। बाद में पकड़ा गया। मुगल सोल्जर्स ने उसे बहुत खाना खिलाने की कोशिश की, बट उसने कुछ खाया नहीं और 18वें दिन बिना खाए पिए वो मर गया। खैर, ये बातें महाराणा प्रताप जी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अनाउंस किया है कि वो इस कॉल टू एक्शन को ज्वाइन करेंगे, जो कि ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया। देखिए, इस क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन को लॉन्च किया गया था ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए। पेरिस में एक समिट हुई थी फ्रांस में 2019 में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था या को चेयर किया गया था न्यूजीलैंड और फ्रांस के द्वारा। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में एक हमला हुआ था। आपने हो सकता है उस समय की न्यूज को अगर सुना हो। सिटी है एक न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के एक टेररिस्ट ने अटैक किया था, जबकि वो लाइव स्ट्रीम भी था और उसने 51 जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ये मामला काफी हाईलाइट हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अगर इस प्रकार से एक्सट्रीमिज्म को स्प्रेड करने के लिए किया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी ऑब्जेक्टिव से एक ग्लोबल प्लेज के साथ इस पूरे इनिशिएटिव को लाया गया, जिसमें दुनिया भर की सरकारें और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को इन्वाइट किया गया। ध्यान दीजिएगा कि जब इस समिट को बुलाया गया था तो यूएस को भी इन्वाइट किया गया था। ट्रंप जी उस समय हुआ करते थे, उन्होंने आने से मना कर दिया था, जिसके बाद यूएसए का काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है, उसके बाद भी यूएस इसका हिस्सा नहीं बन रहा है। खैर, अभी उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनेंगे। 17 कंट्रीज ने उसे उसी समय साइन कर दिया था इस एग्रीमेंट को। 31 कंट्रीज ने बाद में ज्वाइन किया था। इंडिया इसका एक पार्ट है, आपको याद रखना है। हालांकि इस कॉल टू एक्शन में जो भी प्लेज ली जाती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। अगर आप इन कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसमें 3 सेक्शंस हैं। एक गवर्नमेंट्स के लिए है, दुनिया भर की जो सरकारें हैं। दूसरा ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जिनका इस्तेमाल कई बार इस प्रकार के एक्सट्रीमिज्म के लिए किया जाता है। और तीसरा कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। मेजर्स में यह है कि कई सारे मेजर्स ऑप्ट करें,
गवर्नमेंट्स भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी और कंपनीज भी, ताकि हम इसे काउंटर कर सकें। क्या करना होगा? हम ऐसे टूल्स को डेवलप करें कि टेररिस्ट या वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को अपलोड ना किया जा सके। दूसरा, हम वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कैसे करें? तीसरा, हम ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करें ताकि ऐसे कंटेंट को डिटेक्ट और रिमूव किया जा सके। और चौथा, हम कुछ ऐसा एल्गोरिदम सेट कर दें कि अगर किसी ने ऐसा कंटेंट गलती से अपलोड कर भी दिया है तो वो लोगों तक पहुंचे ही ना। तो ये पूरा इनिशिएटिव है क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने 1889 में। मॉडरेट फैक्शन के लीडर थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था, दो फैक्शंस डिवाइड हुए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो ये मॉडरेट में थे। 1905 में इन्हें बनारस के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया। काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म को लाने में। काफी प्रयास किए थे, सरकार को कई तरीके से प्रेशराइज किया था इसके लिए। ये 1899 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने और 1901 में ये इंपीरियल काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसमें भी इलेक्ट होकर गए। इन्होंने 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया ताकि भारत में एजुकेशन को एक्सपेंड किया जा सके, जिसमें मोबाइल लाइब्रेरीज, स्कूल्स को फाउंड किया गया और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नाइट में क्लासेस चलाई गई, उनको टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। 1908 में इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को भी शुरू किया। गांधी जी ने इन्हें अपना मेंटर बताया है, अपना गाइड बताया है, इसीलिए इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। 1912 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को एक्चुअली में विजिट किया था। वहां पर जाकर इन्होंने गांधी जी को इंडिया के बारे में सब कुछ बताया, उन्हें इंकरेज किया कि वो इंडिया में आए और यहाँ के इश्यूज को रेस करें। 1911 में इन्होंने एक वीकली भी लॉन्च किया था, इंग्लिश में वीकली न्यूज़पेपर था, नाम था हितवाद, या उसे आप पीपल्स पेपर कह सकते हैं। इसके लिए भी इन्हें याद किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज के बारे में है, 2DG के बारे में है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है DRDO के द्वारा बनाई गई एक दवा के लिए, जो कि कोविड-19 के जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं उनको ट्रीट कर सकता है। इसका नाम 2DG है या 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। एंटी कोविड ओरल ड्रग है, पाउडर के फॉर्म में है, मतलब हमें इसे इंजेक्शन के साथ नहीं लेना होगा। किसने बनाया है? DRDO की एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। उन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इसे डेवलप किया है। ये वर्क कैसे करता है? पाउडर के फॉर्म में आता है, तो पानी के साथ घोल के भी इसे लिया जा सकता है। ये एक्चुअली में ऐसी हमारी बॉडी सेल्स जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं, ये केवल जाकर उनको आइडेंटिफाई करके हिट करता है, उसके ऊपर ये एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद उस वायरस की ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो खुद को रेप्लिकेट करता है, तो ये उसके रेप्लिकेशन को रोक देता है, इसीलिए पेशेंट आसानी से क्योर हो जाता है। ये सिलेक्टिव तरीके से ऐसी सेल्स को चूज करके उन पर एक्यूमुलेट होता है जो कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस है, उससे इन्फेक्टेड होती हैं। इस वजह से ये दवा बहुत ही यूनिक है। सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में हैं उनकी रिकवरी काफ़ी तेज हो जाती है इस दवा के इस्तेमाल के बाद। RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट उनकी काफ़ी जल्दी आ जाती है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसके कंपैरिजन में। DCGI की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करता है, एपेक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। काम ये है कि दवाइयों वगैरह को लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इंडिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल में पार्टिसिपेट किया। यह है क्या? ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किस लिए है? ताकि हम आर्कटिक रीजन में जो भी रिसर्च और कोऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में बातचीत कर सकें। ये तीसरा है। तो पहला और दूसरा कब हुआ था? पहला हुआ था 2016 में USA में और दूसरा हुआ था 2018 में जर्मनी में। अब देखिए, जो ASM3 है इसे इस बार आइसलैंड और जापान ने ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रकार से एशिया में होने वाली ये पहली मिनिस्टीरियल मीट है। पर्पस ये है कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं सभी देशों को जो इस रीजन में इन्वॉल्व हैं, कि हम लगातार अपना इंगेजमेंट बेहतर करें, कि हम आर्कटिक रीजन में सस्टेनेबल तरीके से नॉलेज को एक्यूमुलेट कर सकें, और यही इस बार की इसकी थीम भी है। इंडिया का इंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में कैसा है? 1920 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अपना जो इंगेजमेंट है
वो आर्कटिक रीजन में इंश्योर किया जब स्वालबार्ड ट्रीटी को पेरिस में साइन किया गया। जुलाई 2008 में इंडिया ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम हिमाद्री है। इसे नॉर्वे के स्वालबार्ड एरिया में स्टैब्लिश किया गया। मैप में देखिए, ये है स्वालबार्ड रीजन, ये नॉर्वे का है। यहां पर इंडिया ने हिमाद्री को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा 2014 के जुलाई में एक ऑब्जर्वेटरी इंडिया ने स्टैब्लिश करी जिसका नाम इंड आर्क है। इसे कॉन्ग जॉर्डन में स्टैब्लिश किया गया है। इसकी लोकेशन अगर आप देखना चाहें मैप में तो देखिए, ये ग्रीनलैंड के बिल्कुल ईस्ट में आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है जहां पर इंड आर्क आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए, ये जो इंडिया जो भी रिसर्च वगैरह करता है आर्कटिक रीजन में, उसे कोऑर्डिनेट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के तहत वर्क करता है। ये सारी बातें आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन। इस रिपोर्ट का ये टाइटल है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, अब इसके बारे में बात करेंगे, और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे रिलीज किया है। क्या ऑब्जेक्टिव रहा कि हम दुनिया में मीथेन के एमिशन को ड्रामेटिकली कट करें। ये आज की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को, ये जो इसका वर्स्ट इंपैक्ट है, हम इसे रोक सकें। इस रिपोर्ट में इसी बात को सजेस्ट किया गया है। फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया कि ह्यूमन कॉज जो मीथेन एमिशन है, वैसे तो देखिए मीथेन एटमॉस्फेयर में कई सारे नेचुरल सोर्सेज से भी एमिट होता है, लेकिन 1980 के बाद जब से हमने ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशन को रिकॉर्ड करना शुरू किया है तो ये दिन ब दिन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक के आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप किया है, लेकिन मीथेन एमिशन तो हो ही रहा है। मीथेन जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग में 30% कंट्रीब्यूशन तो इसी का है अगर हम कंपैरिजन करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। तो देखिए, जो हाफ ग्लोबल एमिशन है वो महज कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से निकल जाता है, 3 सेक्टर्स में, लाइक फॉसिल फ्यूल से 35%, वेस्ट से 20% और एग्रीकल्चर से 40%। बात करते हैं इस बॉडी के बारे में, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के बारे में। ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है दुनिया भर की सरकारों का, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का। ये क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। इंडिया इस कोलिशन का मेंबर है। अगर हम शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स की बात करें तो ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनका जो ग्रीन हाउस इंपैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, ये बहुत ही कम समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। जितने नाम मैंने आपको बताया, ये अकेले ही 45%, मतलब इतने सारे मिलकर ही 45% ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर देते हैं। मीथेन की बात करें तो ये कलरलेस, ओडोरलेस, बहुत ज़्यादा तेजी से जलने वाली गैस है जिसमें 1 कार्बन का एटॉम होता है, 4 हाइड्रोजन के होते हैं। वैसे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसकी स्मॉल क्वांटिटी नेचुरली मिलती है। एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो वेटलैंड्स में से, ओशंस में से, और जो टर्माइट्स, दीमक का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ से ये नेचुरली निकलते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी काफ़ी तेजी से निकल रहे हैं, लाइक राइस का प्रोडक्शन, लैंडफिल्स, कैटल्स को रेस करना, रूमिनेंट एनिमल्स से वो जानवर जो बाद में खाना एक बार निगल लेते हैं फिर जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह। और एनर्जी जनरेशन में भी हम बहुत सारा मीथेन रिलीज करते हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को ये महाराणा प्रताप और मुगल एम्परर अकबर की फोर्सेस के बीच में लड़ा गया। हितवाद बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, 2DG ड्रग, ये जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनके वायरस सिंथेसिस को और एनर्जी प्रोडक्शन को ब्लॉक करके। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोलिशन, ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करता है। G20 कंट्रीज का एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेशन की PDF कहाँ मिलेगी पता है ना, टेलीग्राम चैनल में। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सिंपल तरीका है, ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आसानी से पहचान जाएंगे आप। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।